चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और आरएसएस के बीच हुई बैठक एशियाई भूराजनीति में एक महत्वपूर्ण क्षण का प्रतीक है। ये भारत की विदेश नीति में आए एक सूक्ष्म बदलाव को उजागर करती है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विभाग के उपमंत्री सन हैयान के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का भारत की सत्ताधारी पार्टी भाजपा के वैचारिक मात्र संगठन आरएसएस के नेतृत्व से सीधे मिलना केवल एक राजनयिक शिष्टाचार नहीं है। ये सरकारी नौकरशाही की सीमाओं से परे जाने के लिए एक सुनियोजित राजनीतिक कदम है। 2020 में गलवान संघर्ष के बाद ये पहली प्रमुख पार्टी स्तर की बातचीत है। ये दर्शाता है कि बीजिंग और नई दिल्ली दोनों ही अनसुलझे सीमा मुद्दों के बीच आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं को साथ लेकर चलने वाली एक तनावपूर्ण शांति बनाने का प्रयास कर रहे हैं। नागपुर के साथ सीधा संपर्क स्थापित करके चीन ये स्वीकार करता है कि आज के भारत का वास्तविक शक्ति केंद्र केवल विदेश मंत्रालय में नहीं बल्कि आरएसएस के वैचारिक ढांचे के भीतर भी स्थित है। इस बातचीत का भू राजनीतिक समय वैश्विक व्यापार में हो रहे बदलावों और विशेष रूप से अमेरिकी संरक्षणवाद के पुनरुत्थान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। 2026 की शुरुआत में ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय निर्यात पर कड़े शुल्क लगाए जाने के कारण नई दिल्ली की अमेरिका पर निर्भरता को एक कड़े यथार्थवादी परीक्षण का सामना करना पड़ा। ये बैठक रियल पॉलिटिक, यथार्थवादी राजनीति और रणनीतिक सुरक्षा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अपने प्राथमिक एशियाई प्रतिद्वंदी के साथ जुड़कर भाजपा के नेतृत्व वाली भारत सरकार पश्चिमी देशों को ये संकेत दे रही है कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता केवल एक खोखला नारा नहीं है। आरएसएस और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बीच का यह संवाद एक उत्तोलक लीवर के रूप में कार्य करता है। ये अमेरिका को दिखाता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत को एक कनिष्ठ साझेदार के रूप में हल्के में नहीं लिया जा सकता है और अपने विदेशी संबंधों में उसके पास अन्य विकल्प भी मौजूद हैं। जब पश्चिमी दबाव बढ़ता है तो ये इस बात का एहसास कराता है कि दो सभ्यतावादी शक्तियां अपनी प्रतिद्वंदिता के बीच भी एक समान बिंदु खोज सकती हैं, जो एशियाई सदी की अवधारणा को फिर से जीवित करता है। घरेलू स्तर पर यह घटना वैचारिक शुद्धता और आर्थिक व्यावहारिकता के बीच के गहरे विरोधाभास को उजागर करती है। वर्षों से आरएसएस स्वदेशी अर्थव्यवस्था का समर्थन करता आया है और चीनी सामानों के बहिष्कार पर जोर देता रहा है। हालांकि 2026 की आर्थिक आवश्यकताओं, विशेष रूप से उन्नत विनिर्माण तकनीक, बैटरी और हरित ऊर्जा इनपुट की मांग ने इस रुख पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर किया है। ये संवाद इंगित करता है कि भारत की औद्योगिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अनिवार्य चीनी निवेश और आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए भाजपा का शासक वर्ग वैचारिक बाधाओं को ढीला करने के लिए तैयार है। ये पार्टी टू पार्टी प्रारूप निवेश नियमों पर उन सूक्ष्म समझौतों का पता लगाने की अनुमति देता है जिन पर आधिकारिक राजनयिक सार्वजनिक दिखावे और प्रोटोकॉल के कारण चर्चा नहीं कर सकते। अंत में ये विकास ये दर्शाता है कि चीन भारत प्रतिद्वंदिता, प्रबंधित प्रतिस्पर्धा, मैनेज्ड कंपटीशन के एक परिपक्व चरण में पहुंच गई है। सीमा का मुद्दा चाहे कितना भी अस्थिर क्यों ना हो, दोनों पक्षों ने महसूस किया है कि जब वैश्विक आर्थिक झटके दोनों देशों को खतरे में डाल रहे हों तो इसे समग्र द्विपक्षीय संबंधों को स्थायी रूप से पंगु बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आरएसएस को शामिल करके चीन अपने खिलाफ राष्ट्रवाद को उसके स्रोत पर ही शांत करने की कोशिश कर रहा है। वहीं भाजपा के नेतृत्व वाला भारत अपने घरेलू विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी सीमाओं पर स्थिरता चाहता है। यद्यपि गहरा रणनीतिक विश्वास अभी भी दूर की कौड़ी है, लेकिन ये बैठक पुष्टि करती है कि महाशक्ति राजनीति में वैचारिक मतभेदों से ऊपर राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है। ये एशिया के दो दिग्गजों के बीच एक लेन देन वाले लेकिन अत्यंत आवश्यक व्यावहारिक संबंधों का मार्ग प्रशस्त करता है।